हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू दक्षांश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रजनी पाटनी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे? सोशल साइंस डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें टेक्स्ट बुक कौन सी है? हमारी टेक्स्ट बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड। और चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का कौन सा है? पावर शेयरिंग। उसको आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंजॉय से। आई थिंक सभी को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलते हैं हम हमारे टारगेट की ओर। तो लेट्स बी स्टार्ट। यस, हमें करना है कुछ काम। क्या करना है? रीड द फॉलोइंग केस स्टडी। हम पावर शेयरिंग को कैसे समझेंगे? एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी के लिए हम हमारे लेंगे 2 कंट्रीज, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि भाई पावर शेयरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कि नहीं डिजायरेबल है। तो इसे हम समझेंगे दोनों केस के थ्रू। तो 2 कंट्री के केस देखते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, देखते हैं कौन सी कंट्री का है। लेट वी सी। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा केस है? फर्स्ट हमारा केस है किस कंट्री का? बेल्जियम। तो आप बताइए बेल्जियम कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो टेक्स्ट में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज करके बताइए मुझे बेल्जियम कौन से में आता है। तो बेल्जियम आता है कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में। यूरोप में आता है आपका बेल्जियम। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, और इसकी नेबरिंग कंट्रीज है कौन सी? तो इसको लर्न करेंगे हम एक ट्रिक के थ्रू। कैसे लर्न करेंगे? ट्रिक के थ्रू। तो क्या है हमारी ट्रिक? फनी जल। क्या है हमारी ट्रिक? ट्रिक है फनी जल। ओके, ये हमारी ट्रिक है बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज को लर्न करने के लिए। तो देखिए कैसे लर्न करेंगे। एफ से फर्स्ट से बनेगा हमारा फ्रांस। ओके, और एन नी से हमारा क्या बनेगा? नीदरलैंड। और जैसे हमारा बनने जा रहा है जर्मनी। एंड एल से कौन सा बनेगा? एल से हमारा लग्जमबर्ग। ये है बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम नेबरिंग कंट्रीज हमें क्यों लर्न करनी होती है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अचानक कि भैया बेल्जियम के बारे में आपने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, तो अच्छा बता दीजिए उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। तो आप याद नहीं रख सकते, बट आप ट्रिक के थ्रू इजीली लर्न रखेंगे। तो ऐसे हम बेल्जियम की कंट्रीज को लर्न रख सकते हैं। और प्लस आप क्या करेंगे कि जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा सीबीएसई के थ्रू, तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेबरिंग कंट्रीज देखी हमने बेल्जियम की। अब क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? तो हम इस केस में देखेंगे कि वहाँ की नेबरिंग कंट्रीज, उसका पॉपुलेशन, उसका एरिया, उनके डिस्प्यूट्स, पावर शेयरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी? लिटिल ओवर 1 करोड़। मतलब हमारे हरियाणा स्टेट है इंडिया का, उससे भी आधी पॉपुलेशन है कहाँ की? बेल्जियम की। तो छोटा सा देश है यूरोप का, उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैस। तो क्या है इसके? तो यहाँ पर हम देखते हैं एक फ्लैमिश रीजन है, यहाँ पर वालोनिया रीजन है, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहेंगे, तो वहाँ पर डिस्प्यूट होगा। तो देखते हैं कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। तो फ्लैमिश रीजन में कौन सा रीजन रहता है? 59% पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर कौन सी? डच लैंग्वेज बोलने वाली। वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं? डच लैंग्वेज। कितने परसेंट है? याद रखना 59% है। और ये कहाँ की बात की जा रही है? बेल्जियम की। फिर आपका सेकंड है वालोनिया रीजन। वालोनिया रीजन में क्या है? वालोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन लैंग्वेज रहती है। कौन सी लैंग्वेज बोलती है? वो लैंग्वेज बोलती है आपकी फ्रेंच। ओके, फ्लैमिश में आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, जहाँ पे एफ होगा वहां पर एफ लैंग्वेज वाले लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर कौन से लोग होंगे? वहां पर होंगे डच लैंग्वेज। तो डच लैंग्वेज वाले कहाँ रहेंगे? एफ एफ मैच नहीं करना है। तो अपने आप आपको याद रह जाएगा कि फ्लैमिश रीजन में कौन था? जब फ्रांस वाले नहीं थे, फ्रेंच वाले नहीं थे, तो कौन से लैंग्वेज वाले होंगे? डच लैंग्वेज वाले। तो आपको याद रह जाएगा, तो एफ वाली जगह एफ नहीं आएगा। तो ऐसे आप लर्न रख सकते हैं। और वालोनिया रीजन में फिर ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा
कि वलोनिया में कौन होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले। ओके, अब इनकी पॉपुलेशन को लर्न करने के लिए आप दिमाग में रखना कि बच्चा सबसे ज्यादा कौन थे, फ्लैमिश रीजन वाले, और 59% थे, और वलोनिया में थे 40% लोग जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज। अब थर्ड आपके 1% बेल्जियन थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो वो स्पीकर बोलते थे जर्मन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज आपकी, जर्मन लैंग्वेज। ओके, तो मुझे ये बताओ कि इससे हम क्या समझने वाले हैं कि वहां पर पॉपुलेशन कैसे डिवाइडेड थी। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं, उन रीजन में देखिए कि फ्लैमिश में आपके रहते हैं कौन, एफ मैच नहीं करना तो डच लैंग्वेज वाले, और आपके रहते हैं वलोनिया रीजन में फ्लैमिश रीजन फ्रेंच लैंग्वेज वाले, और आपका लास्ट पार्ट बेल्जियन का जो रीजन है, बेल्जियन में 1% कौन स्पीकर थे, तो जर्मन लैंग्वेज वाले लोग थे। ओके, ऐसे हमने डिवाइडेशन देखा है कि कैसे वहाँ पर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे और उसके थ्रू वहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। अब देखिए ये हम समझेंगे एक पाई चार्ट के थ्रू। तो आई थिंक देखिए पॉपुलेशन कैसे डिवाइड है यहाँ पर, तो 40% है हमारी, क्या 40% हमने अभी देखा था, कौन थे 40%, तो 40% थे हमारे फ्रेंच स्पीकर। कहाँ पर है ये सिचुएशन हम देख रहे हैं बेल्जियम की। आपको मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये सेम सिचुएशन हम इसकी कैपिटल में देखेंगे ऑपोजिट, इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि जब यहाँ की लर्न हो जाएगी तो आपको वहाँ की कैपिटल की लर्न रहेगी। तो यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर हमारे 40% रहते हैं फ्रेंच स्पीकर, तो ये लीजिए आपके फ्रेंच स्पीकर हो गए। ओके, ये फ्रेंच स्पीकर आपके 40%, 1% हमने देखा जर्मन स्पीकर थे, अभी हमने देखा था ना बच्चा, तो आप इसके पाई चार्ट के थ्रू भी आप लर्न रख सकते हैं। और 59% आपके कौन रहते हैं, तो 59% आपने देख लिया कौन रहेंगे, डच स्पीकर्स रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। मैंने अभी कहा था ऑपोजिट सिचुएशन मिलेगी हमें ब्रुसेल्स में, और कैपिटल सिटी किसकी है, ब्रुसेल्स, तो ब्रसेल्स है हमारी कैपिटल सिटी किसकी, बेल्जियम की। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है, तो ब्रसेल्स। ओके, ब्रसेल्स के बारे में हम रीड करते हैं तो क्या है, 80% जो स्पीकर हैं वो वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वहां पर मेजोरिटी किस लैंग्वेज वालों की है, फ्रेंच लैंग्वेज। देखिए फ्रेंच लैंग्वेज की है कैपिटल में, और वही हमने जब बेल्जियम की बात की है, बेल्जियम कंट्री की, तो वहां पर पॉपुलेशन 59 ज्यादा किसकी मेजोरिटी है, डच पॉपुलेशन की। ओके, और माइनॉरिटी वहां पर कौन सी आ जाएगी, तो माइनॉरिटी आप देखिए बच्चा कि 20% वहां पर कौन है, डच। वहीं बेल्जियम की जब बात करें तो ये है हमारा बेल्जियम का, तो ये देखिए बेल्जियम की आपकी कंडीशन ये थी, तो ये बेल्जियम की बात की जा रही है। तो बेल्जियम में हमारा क्या है, तो बेल्जियम में हमने देखा कि फ्रेंच जो है वहां पर क्या थे, माइनॉरिटी में थे, वहीं जब कैपिटल ब्रसेल्स में बात की जाएगी तो वो मेजॉरिटी में होते हैं, और डच यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी में है, और वहीं जब बेल्जियम की बात की जाए तो वहां पर मेजॉरिटी में थे। अब है, इसको समझिए कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, तो वहां पर माइनॉरिटी किसकी हो गई, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की। कहां पर, बेल्जियम में। बेल्जियम में माइनॉरिटी है, क्यों, क्योंकि ये संख्या में कम थे, हमने परसेंटेज देखा। अब मेजॉरिटी वहां पर किसकी थी, तो वहां पर मेजॉरिटी थी 59% किनकी, 59% थे ना बच्चा हमारे कौन, डच स्पीकर। तो वो किस में होंगे, जब आपके ये कितने थे 40% हो गए और 59 ये हो गए, तो मेजॉरिटी में कौन होगा। अब ये मुझे बताओ मेजॉरिटी में मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, ये नंबर ज़्यादा है, मैथ्स तो इतनी तो सबको याद ही होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा परसेंटेज आपको ज़्यादा लग रहा है, 59 या 40। तो आई थिंक सभी को पता है 59। तो जहाँ परसेंटेज ज़्यादा होते हैं या लोग ज़्यादा होते हैं उसे कहते हैं हम मेजॉरिटी। ये इजी है एक तरीका समझने का। और जिनकी संख्या कम होती है, जो परसेंटेज में कम होते हैं, उन्हें हम कहेंगे माइनॉरिटी। ठीक है, अब है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, वो रिलेटिवली क्या थे, रिच एंड पावरफुल। बेल्जियम में क्या कंडीशन होती है, वहाँ पर होती है एक कंडीशन की भी वहाँ के फ्रेंच स्पीकर भले ही माइनॉरिटी में हो
बट वो क्या होते थे, रिच होते थे और पावरफुल थे वहाँ पर। और डच स्पीकर कैसे थे, डच कम्युनिटी के साथ एक प्रॉब्लम थी बच्चा, क्या थी कि उनका एक तो जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला और एजुकेशन जो डेवलपमेंट है उनका वहाँ पर लेट हुआ था। वो भले ही मेजोरिटी में थे बेल्जियम में, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन डेवलपमेंट होता है, वो बहुत लेट होता है। ठीक है, इवन दे वर इन मेजोरिटी, अभी हमने बताया कि मेजोरिटी में थे, सो देयर ए टेंशन। ऑब्वियस है कि जब एक कम्युनिटी ज़्यादा हो संख्या में, बट उनकी जब पॉपुलेशन कहते हैं कि पीछे रहेगी, बैकवर्ड रह जाएगी, तो वहाँ पर टेंशन तो होनी है। मान लीजिए ए ग्रुप और बी ग्रुप आपकी क्लास में है, ए ग्रुप मेजोरिटी में है, ठीक है, बी ग्रुप आपका माइनॉरिटी में है, बट वो क्या है, एजुकेशन में आ गया है, इकोनॉमिक में आगे है, और आप मेजोरिटी में है ए ग्रुप वाले, पर फिर भी वो क्या है, इकोनॉमिक में पीछे, आपका एजुकेशन में पीछे। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगी, फाइट होगी कि नहीं होगी, टेंशन होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ऐसी ही सिचुएशन कहाँ होती है, बेल्जियम में होता है ये, ठीक है। तो वहां पर एक टेंशन हो जाती है लोगों के बीच में क्रिएट बिटवीन व्हाट, टू कम्युनिटीज बिटवीन 1950s एंड 60s की बात है कि उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या क्रिएट होने लग जाता है, एक टेंशन मतलब वहां पे लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मनमुटाव चलने लग जाते हैं। जायज सी बात है कि हम मेजोरिटी में होते हुए भी हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल पा रहा है, ना फिर एजुकेशन डेवलपमेंट मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग कैसे हो जाएंगे, धीरे धीरे वो उनकी कंडीशन डल होती जाएगी, तो टेंशन क्रिएट हो जाती है डेफिनेटली। तो यही हुआ बेल्जियम में, ठीक है। अब क्या है, तो अब देखिए कि डच वर इन मेजोरिटी, डच थे मेजोरिटी में कंट्री में, बट कैपिटल में हमने देखा कि उनकी सिचुएशन कैसी थी, कैपिटल में ओनली 20% होते हैं डच। कितने परसेंट थे, तो यहाँ देखिए ये 20% थे हमारे बेल्जियम में, सॉरी ब्रसेल्स में, कैपिटल में वहाँ पे। तो फिर वो कैसे होंगे, भले ही आप मेजोरिटी में हो कंट्री में, बट उनकी कैपिटल में कंडीशन हो गई है माइनॉरिटी, 20% ही है तो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, और 80% हमने देखा था फ्रेंच है। तो इस कंडीशन में क्या होता है देखिए, तो हम देखते हैं पहले ये क्या है हमारा बेल्जियम का मैप, तो समझिए। अब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन दिख रहा है, तो ये रीजन हमारा मान लीजिए नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, ये रीजन हमारा किसका है, तो हम पहले देखेंगे कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए ब्रुसेल्स या ब्रसेल्स कैपिटल है हमारी, कहाँ की, ये जो छोटा सा ऑरेंज कलर में आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये कौन सी कंट्री है, तो ये कंट्री नहीं है बच्चा, ये कैपिटल है कहाँ की, बेल्जियम की। और क्या है इसका नाम, इसका नाम है ब्रसेल्स। तो ये छोटी सी जगह है हमारी ब्रसेल्स, और ये कैपिटल हमारी बेल्जियम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वलोनिया रीजन। तो कौन सा रीजन वलोनिया है, देखिए बच्चा, अभी हमने देखा था कि फ्रेंच कहाँ पर रह रहे थे, वलोनिया रीजन में, और वलोनिया रीजन में हमारा जो फ्रेंच स्पीकिंग रहते थे वो किस में थे, तो वो वहाँ पर देखा था हमने। तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये आपका वलोनिया रीजन हो गया। और फिर हम बात करेंगे, ये मैप के थ्रू समझ जा रही हूँ आप लोगों को, तो फ्लैमिश रीजन में कौन थे, फ्लैमिश रीजन में हमारे डच वाले लोग थे। तो ये देखिए ये हमारा फ्लैमिश रीजन हो गया, वहाँ पर डच लोग रह रहे हैं। और 1% हमारे कौन है, बताइए 1% कौन है, जर्मन। तो ये हमारा इस एरिया में जो भी हमारा लास्ट में एक छोटा सा कोना जो ईस्टर्न साइड में था, वहाँ पर लोग रहते थे जर्मन स्पीकर। और ये आपके हो गया कंप्लीट कि कैसे डिवाइडेशन था, वहाँ पर हमने देखा कि कैसे लोग अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो चुके हैं, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। अब आप ये बताइए, हमने अभी केस देखा बेल्जियम का, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखा, तो मुझे ये बताइए इस केस के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आई थिंक आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे मुझे कि मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। हमने देखा था बेल्जियम की कैपिटल कौन सी थी, तो ऑप्शन देखिए आपके पास। क्यों ऑप्शन में आपको क्यों दे रही हूँ बच्चा, क्योंकि इस बार आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टर्म 1 में, और पावर शेयरिंग हमारा आने वाला है टर्म 1 में। तो देखिए क्या है,
ऑप्शन ब्रसेल्स है, पेरिस है, वाशिंगटन है, आपका वाशिंगटन और लंदन, ये है हमारे ऑप्शन। और हमने क्या देखा इसमें ऑप्शन में क्या है, कैपिटल बेल्जियम की ब्रसेल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ऐसे इस बार आपको केस स्टडी करके आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पूरा चैप्टर दिमाग में होना चाहिए। कोई भी चैप्टर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीबीएसई के थ्रू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस केस में कि इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम विच कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी। अब आप ये बताइए कि हमने बात की थी हमारे, कहा कि कैपिटल जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पर माइनॉरिटी में कौन था, क्योंकि मेजोरिटी में कौन था हमारे बेल्जियम में, डच, तो माइनॉरिटी में कौन आ जाएगा कैपिटल में, डच। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑप्शन जो कैपिटल में जो कंडीशन है बेल्जियम की बिल्कुल ऑपोजिट थी। ठीक है, याद रखना, इससे आप इजी तरीके से लर्न रख सकते हैं कि दोनों में कंडीशन कैसी थी। तो देखिए डच हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तो आपको पता ही है, इसमें बाकी ब्रिटिश तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता। और जब आपको बेल्जियम की कंडीशन पता है तो आप ऑटोमेटिकली कैपिटल की कंडीशन आप दिमाग में रख सकते हैं कि उसकी जस्ट ऑपोजिट हमें दिमाग में रखनी है, ऐसे आपको लर्न रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट। याद रखना क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, ये दिमाग में रखना है। जब आप पीयर प्रेशर में होते हैं एग्जाम में तो आप ये चीजें नहीं ध्यान देते, तो आप बिल्कुल पीसफुली देखना। तो नॉट नेबरिंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज नहीं है, आपको याद रखनी है वो ट्रिक। क्या थी ट्रिक, फनी जल, तो आपको उसमें से दिमाग में लगाना है। तो उसमें से ट्रिक में आपका जी आ रहा है, बिल्कुल जर्मनी आता है, नीदरलैंड भी आ रहा है, फ्रांस भी आ रहा है, तो बचा क्या हमारा उस ट्रिक में, ई नहीं आ रहा भाई, इंग्लैंड नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया था नॉट नेबरिंग कंट्री को, बेल्जियम की कैपिटल की जो बेल्जियम की कौन सी नेबरिंग कंट्री नहीं है, तो इंग्लैंड। क्योंकि ट्रिक से दिमाग में रखना है बच्चा, भूलोगे नहीं। अब है आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। आपसे ये पूछा गया है कि जर्मन कितने लोग बोलते थे, सबसे कम परसेंट था, मतलब नहीं के बराबर परसेंट किसका था, जर्मन का। तो याद होगा, परसेंट बताइए, 1 था कि 1.5 था कि 50% था या 20% था, क्या था वहां पर, ओनली कितने परसेंट, 1%। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जा रहे हैं, अभी हमने जो केस देखा है बेल्जियम का उसके थ्रू आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरे केस की तरफ। ऐसे हमने फर्स्ट केस से समझा कि भाई क्या है बेल्जियम की कंडीशंस, वहां पर क्या था। अब सेकंड केस के थ्रू हम देखेंगे तो क्या है, कौन सी कंट्री का, श्रीलंका, जो कि हमारी कहाँ की लंका, रावण की लंका। तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे इस दूसरे केस में। तो रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले हमें केस को रीड करना है और उसके बाद में हमें उसके बाद में मैं आपसे जो क्वेश्चन करूंगी आप मुझे उसका आंसर देंगे कहाँ पर। आप अपने कमेंट्स में मुझे उनका आंसर देना कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, श्रीलंका, रावण की लंका, बिल्कुल श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है जो कि तमिलनाडु के पास में है, कुछ ही किलोमीटर से दूर ही है हमारे। ठीक है, और ये कैसा कंट्री है, तो ये है आइलैंड नेशन। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसा नेशन है श्रीलंका, आइलैंड नेशन। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है, हमने देखा बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़ लगभग, और यहाँ पर कितनी है, 2 करोड़। दैट मीन क्या हो गया, हमारे हरियाणा के बराबर है यहाँ की पॉपुलेशन। और वहाँ पर कितनी थी, कम थी, वहाँ पर हरियाणा की आधी थी। और यहाँ पर क्या हुआ, देखिए श्रीलंका में क्या होता है, जो उनके फोर फादर्स हैं केम फ्रॉम द इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर। कैसे आते हैं वहाँ पर, तो देखिए वो किस लिए आते हैं, प्लांटेशन वर्क के लिए आते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा जाता था क्या, इंडियन तमिल्स कहते हैं हम लोग।
तो इंडियन तमिल्स क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन तमिल्स किसे कहा जाता है कि जिनके फोर फादर प्लांटेशन के टाइम में, जो कि कॉलोनियल टाइम चल रहा था हमारा, तो उस टाइम में जो वर्कर वहाँ पर लाए गए थे श्रीलंका में, उनके जितने भी बच्चे हैं, जो भी सन हैं या कह सकते हैं जो बच्चे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कौन से तमिल, इंडिया के तमिल्स। क्यों कहते हैं बच्चा, क्यों, क्योंकि वो आए कहाँ से थे, इंडियन तमिल्स क्यों कहा गया, क्योंकि इंडिया से ही तो उन्हें उस टाइम लेके गए थे ब्रिटिशर्स। कहाँ पर, किस टाइम लेके गए थे, कॉलोनियल पीरियड में, जब राज कर रहे थे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स, तब वो लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन वर्कर के रूप में हमारे इंडिया के लोगों को श्रीलंका ले जाते हैं। भाई क्यों, क्योंकि ताकि आप क्या करो, वहाँ के प्लांट्स में काम करो। अब आप बताओ, जब इंडिया का बच्चा, इंडिया के पापा वहाँ पे इंडिया के लोग वहाँ रह रहे हैं, अब उनसे जो बच्चा होगा वो इंडियन तमिल ही तो कहलाएगा। क्यों, तमिलनाडु से ही तो लेके गए थे। और अभी मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के पास में ही हमारा कौन सा कंट्री है, श्रीलंका। तो वहाँ के लोगों को लेके जाया जाता है और उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडियन तमिल्स। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या होते हैं, किसे कहा जाता है इंडियन तमिल्स, तो जिनके फोर फादर्स केम फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से आए थे। कब आए थे, तो किस लिए आए थे, पहले तो वो आए थे किस लिए, प्लांटेशन वर्कर के लिए आए थे। और किस टाइम आए थे, तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंडियन तमिल्स। तो ऐसे लर्न रहेगा, क्वेश्चन कर लेना। आप जब भी साइंटिफिक मेथड से जब रीड करते हो तो आप भूलोगे नहीं। देखो, दिमाग से रखना। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के थ्रू दिमाग में रख सकते हो, तो ऐसे करके लर्न रख सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, श्रीलंकन तमिल्स। अब वो कहाँ रहते थे, श्रीलंकन तमिल्स भी थे श्रीलंका में, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो कहाँ कंसंट्रेट थे, तो आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थ में रहते थे आपके इस साइड में और एक इस साइड में। ये दोनों एरिया किसका हो गया, ये सबको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये आपका इधर वाला एरिया कौन सा हो गया, वेस्ट हो गया। नीचे क्या हो गया, साउथ। तो इस एरिया में हमारे कौन रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, अब आपको बात करनी है बच्चा क्या, कि मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग, वहां पर श्रीलंका में क्या था, मोस्ट ऑफ लोग क्या बोलते थे, सिन्हला। सिन्हला वहाँ की एक लैंग्वेज थी। ठीक है, और पीपल आर बुद्धिस्ट। और वहाँ के जो सिन्हला स्पीकर थे वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे, वो बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते थे। ठीक है, और वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो कि तमिल्स थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, तो वहां पर कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, सिन्हला किसको फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिस्ट को। याद रखना, सिन्हला बुद्धिस्ट को ये फॉलो करते हैं, और आपके जो तमिल्स होते हैं वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, अब देयर आर अबाउट 7%, जो 7% वहां पर कौन लोग थे, तो क्रिश्चियन भी वहां पर थे। कितने परसेंट थे, क्रिश्चियंस थे 7%, हु आर, जो कि तमिल भी थे और सिन्हला। दैट मीन क्रिश्चियन क्या कर रहे थे, तमिल भी बोलते थे और सिन्हला लैंग्वेज भी बोलते थे। ठीक है, अब है ये हम मैप के थ्रू देखेंगे। देखो कैसे डिवाइड किया गया। श्रीलंकन पीपल्स, जो कि तमिल पीपल भी थे। तमिल स्पीकर कितने थे, तो तमिल स्पीकर टोटल 18% है, जिसमें से आपको डिवाइड किया गया है कितने परसेंट, श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% थे, और 5% इंडियन तमिल्स, जो कि कहाँ से आए थे, इंडिया से ही आए थे, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा गया, प्लांटेशन के टाइम में आते हैं। और टोटल आपका सिन्हला स्पीकर कितना था, वहाँ पर डिवाइडेशन देखिए, वहाँ पर लैंग्वेज कैसे बटा हुआ था। तो वहाँ पर देखिए 74% आपके सिन्हला हो गए, तो ये मेजोरिटी में हो जाएगा आपका। ये कौन हो जाएंगे, ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे। ये कंडीशन दिमाग में रखनी है बच्चा, क्योंकि मेजोरिटी माइनॉरिटी वाली कंडीशन से आपको समझना है कि पावर शेयरिंग क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या कंडीशंस थी। हाँ, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर कि कैसे हमारे श्रीलंकन पीपल्स कितने टाइप के थे। तो पहले हमने देखा तमिल स्पीकर थे, सिन्हला स्पीकर, जिनमें परसेंट कितना है तमिल स्पीकर का 18% और सिन्हला का 74%।
और तमिल स्पीकर भी दो में डिवाइड थे। कैसे? श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स आपके 13% और इंडियन तमिल्स ओनली 5%। तो ये ऐसे डिवाइडेशन था श्रीलंका का। ठीक है, अब चलते हैं हम इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है क्या? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की क्या पॉपुलेशन थी? तो आपको याद होगा, हमने केस में देखा है, तो 2 करोड़ थी, या फिर 2.5 करोड़, या फिर आपका 3.25 करोड़, या फिर 4.25 करोड़। तो आपको याद होगा हमने अभी लर्न किया था हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन थी, बेल्जियम की पॉपुलेशन तो थी कम और यहाँ की पॉपुलेशन थी इक्वल हरियाणा के। कितनी थी? 2 करोड़। आंसर हो जाएगा हमारा, तो आंसर 2 करोड़। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमें क्या पूछा गया केस के अकॉर्डिंग? हमसे पूछा है पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी आर फाउंड इन श्रीलंका। कौन सी कम्युनिटी श्रीलंका में है? तो देखिए क्या है ऑप्शन, बुद्धिस्ट, या फिर हिंदूज, या फिर मुस्लिम, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। अब आप ये बताइए कि क्या वहां पर सारे रिलीजन थे, सारी कम्युनिटी थी? तो बिल्कुल थी, क्योंकि हमने देखा था श्रीलंका फॉलो करते थे बुद्धिस्ट को और बाकी जो तमिल्स थे वो किसे फॉलो करते थे? मुस्लिम एंड हिंदू रिलीजन को। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो यस। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्रिश्चियंस आर देयर इन श्रीलंका? श्रीलंका में क्रिश्चियन के परसेंटेज हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो कितना परसेंट था? तो आप देखिए ऑप्शन, 7%, 5%, 8.5 और 6.23%। तो कितना परसेंट था? हमने लर्न किया था 7% ओनली क्रिश्चियन थे। सबसे माइनॉरिटी में कौन सी कम्युनिटी थी वहां पर? 7% हमारी क्रिश्चियन। तो आंसर हो जाएगा 7%। अब है एथनिक। आपको मीनिंग बताना है कि एथनिक होता क्या, आपको ये समझना है क्या होता है एथनिक। नाम सुनते ही सबको अच्छा तो लग रहा है कि एथनिक सूट पहनने चाहिए, एथनिक को फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ है क्या? तो देखिए क्या होता है एथनिक का मीनिंग। तो एथनिक का मीनिंग होता है एक सोशल डिवीजन बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? एथनिक बेस्ड होता है हमारा सोशल डिवीजन पे। ठीक है, और शेयर्ड कल्चर, और जिसमें क्या किया जाता है? कल्चर को शेयर किया जाता है। आपका कल्चर, मेरा कल्चर, एक दूसरे के कल्चर को वो कम्युनिटी क्या करती है? शेयर करती है एक दूसरे के साथ। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, जो सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं? बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। वो किस में बिलीव करते हैं? एक कॉमन डिसेंट में बिलीव करते हैं जो सेम ग्रुप से होते हैं। और बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और बोथ, जो कि क्या होते हैं? फिजिकल सिमिलरिटी होती है उनमें, या फिर हम ये कह सकते हैं उनकी और किससे? कल्चर से रिलेटेड सिमिलरिटी हो। यहाँ पर याद रखना है एथनिक का मीनिंग कहीं पर भी ये नहीं होता कि आप नेशनल से सेम नेशनल से बिलोंग करने वाले हो या फिर सेम रिलीजन से हो, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता। एथनिक का मतलब होता है कि आपका कल्चर सेम होना चाहिए जिस ग्रुप से हो आप, और उसकी क्या फिजिकल जो है वो चीज़ सेम होती है, तब उसमें क्या होता है? हम क्या बना लेते हैं? एक एथनिक ग्रुप बन जाता है उन लोगों का। ठीक है, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन एंड नेशनलिटी। देख लिया कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो भी एथनिक ग्रुप बनाया गया वो इंडिया का ही हो। जैसे कि हमने अभी श्रीलंका में देखा था, वहाँ पर तमिल्स मिलके, इंडिया के भी तमिल्स थे, श्रीलंकन के तमिल्स भी थे, तो वो दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? एक ग्रुप बना रहे थे ना, एथनिक ग्रुप। तो ये चीज़ जरूरी नहीं है एथनिक ग्रुप बनाने के लिए कि वो एक ही कंट्री से हो या एक ही नेशन से हो। दूसरी चीज़, सेम रिलीजन का होना भी जरूरी नहीं है, बस उनका कल्चर सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, फिजिकल अगर सिमिलरिटी है वो सेम होगी, और वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ में अपने कल्चर को शेयर करते हो, उसे हम कहते हैं एथनिक। ओके, अब है मेजोटेरियनिज्म। मेजोटेरियनिज्म का क्या मीनिंग होता है हमने अभी देखा, तो इस वर्ड से हमें निकालना है इसका मीनिंग। मेजर मतलब बड़ा, कोई भी चीज़ का बड़ा हिस्सा हो या बड़ा पार्ट हो उसे हम मेजर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो मेजोटेरियनिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है
एक ऐसा ग्रुप जिसके लोगों की संख्या क्या होगी, मेजर होगी, ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप को हम कहेंगे मेजोरिटी ग्रुप। जिसकी लोगों की संख्या जिस ग्रुप में ज्यादा होती है उसे हम मेजोरिटी ग्रुप कहते हैं, या जिस ग्रुप में लोगों की संख्या कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं। माइनर अपन नहीं कहते, माइनर से मैं किसी कहते हैं कि आंसर का कहते हैं ना कि भी माइनर से नंबर से मैं एग्जाम में पास होने से रह गया, तो वो माइनर क्या होता है, कुछ नंबर से, कम नंबरों से। वही हम कहते हैं मेजर पार्ट से हम रह गए, तो मेजर मतलब बड़ा। तो यही होता है हमारे मेजोरिटी का मीनिंग। तो देखिए हम इसमें क्या है, ए बिलीव दैट, ये तो एक क्या हुआ, कॉमन सेंस वाला मीनिंग था। अब हम रियल मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। एक मेजोरिटी ग्रुप क्या बिलीव करता है कि हम कैसे भी वहां पर क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं बच्चा, कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें तो अपने आप से और अपनी सरकार से मतलब है। मेजोरिटी ग्रुप का ये बिलीफ होता है कि वो जैसे चाहे वैसे वो पूरी नेशन पे या फिर कंट्री पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। और ए कंट्री विच एवर वे इट्स वांट्स, वो जैसे चाहे वैसे रूल कर सकते हैं। क्या करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं, बाय डिसरिगार्डिंग। किन्हें डिसरिगार्ड करते हैं, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स को, उनकी विशेष को और उनकी नीड्स को वो क्या कर देते हैं, डिनाई या डिसरिगार्डिंग। तो ये होती है मेजोरिटेरियनिज्म की थॉट, कि हम जैसे चाहे रूल करेंगे, हम जैसे चाहे उन पे डिसरिगार्ड कर देंगे। मेजोरिटी का आपका मीनिंग दिमाग में रखना चाहिए। अब मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग तो हमने देख लिया, अब हमें देखनी है कि वहां पर श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म ने क्या किया। भाई अभी हमने कहा था ना कि पावर शेयरिंग में हम समझेंगे कि कैसे क्या सिचुएशन हुई, दोनों केस देखे थे हमने बेल्जियम के, श्रीलंका की, कि कैसे वहाँ की कह सकते हैं एथनिसिटी ग्रुप जो अलग अलग बेस पे बने हुए थे, कम्युनिटी कैसे अलग अलग पोर्शन में डिवाइड्स थी। अब हम उसमें देखेंगे श्रीलंका ने क्या अपनाया, श्रीलंका ने अपनाया मेजोरिटेरियनिज्म। तो देखिए कैसे अपनाते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, 1948 में होता है श्रीलंका फ्री, ठीक है। और फिर वह मेजोरिटी किसकी होती है वहां पर, हमने देखा था सिन्हला की। तो मेजोरिटी ग्रुप कौन सा हो गया, सिन्हला। और कम्युनिटी लीडर्स मेड देयर नंबर्स बाय देयर नंबर्स। उन्होंने क्या किया, मेजोरिटी जो ग्रुप था सिन्हला ने, उन्होंने अपने लीडर्स बना लिए, ठीक है, नंबर के, क्योंकि ऑब्वियस वो संख्या में ज़्यादा थे तो उन्होंने अपनी संख्या की वजह से वहाँ अपने लीडर्स खड़े कर दिए थे, बना लिए थे। ग्रेजुअली वहाँ पर क्या होता है, फिर श्रीलंका के जो लीडर्स होते हैं मेजोरिटी वाले, धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, देखिए वो करते हैं वहाँ पर क्या, उन्होंने ट्राइंग करना शुरू कर दिया डोमिनेंस। किसे डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने डोमिनेंस करना शुरू कर दिया कंट्री बाय अपॉइंट। उन्होंने कैसे डोमिनेंस किया, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, वहाँ पर अपनी जो भी लोग थे सिन्हला कम्युनिटी के, उन लोगों को अपने यहाँ पर जॉब देना शुरू कर दिया, प्लस उनको बेनिफिशियल देने शुरू कर देते हैं उन लोग। डोमिनेंस के अलग अलग तरीके देखिए वहाँ पर मेजोरिटी में कैसे डोमिनेंस करते हैं। तो वो अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं अपने लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में प्लस यूनिवर्सिटीज़ में, दोनों जगह पे उन्होंने दे दिया। और बाय मेकिंग सिन्हला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और रही सही एक कसर उन्होंने और पूरी कर दी, उन्होंने क्या किया, सिन्हला को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। दैट मीन समझ रहे हैं मेजोरिटी कौन था, सिन्हला ग्रुप, और उन्होंने किया डोमिनेंस किसको, तमिल्स को, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर पॉलिसीज वर मेड फेवरिंग सिन्हला। उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई थी, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाना, तो गवर्नमेंट में वहाँ पर कौन था, मेजोरिटी ग्रुप सिन्हला वाला, तो उन्होंने किसको, मेजोरिटी के लिए, तो उन्होंने प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया सिन्हला को। किसमें, पॉलिसीज में, जो भी लॉ बनते थे वहाँ पर सब में सिन्हला शुरू हो गया वहाँ पर, ठीक है। फिर स्टेट वॉज प्रमोटिंग बुद्धिस्ट, और फिर धीरे धीरे सिन्हला बिलोंग भी किस धर्म से, रिलीजन से कर रहे थे, वहाँ पर रिलीजन हमने देखा था उनका सिन्हला का बुद्धिस्ट था। तो उन्होंने और एक काम किया कि जो भी था बुद्धिस्ट को, वो उन्होंने रिलीजन को क्या कहते हैं, प्रमोट करना भी शुरू कर दिया। ये कंडीशन थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मेजोरिटेरियनिज्म था श्रीलंका का, यह हमने समझा।
अब सिंस दे मेट देयर सुप्रीमेसी, धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सुप्रीमेसी करना शुरू कर दिया सिन्हाला ने। सिचुएशन ये हो गई। अब क्या होगा, दिस इंक्रीज, तो इससे क्या बढ़ता है, लोगों में एलिनेंस की फीलिंग, एलिनेशन की फीलिंग बढ़ने लग जाती है। किसमें, तमिल्स में, माइनॉरिटी ग्रुप में। अभी हमने देखा था मेजोरिटी क्या करती है, मेजोरिटी लोगों को दबाती है, उनकी भावनाओं को ध्यान नहीं देती है, फीलिंग्स का, तो वही इन्होंने किया। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, तमिल ग्रुप में एलिनेशन की फीलिंग्स आने लग जाती है। आप देखिए आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, ए और बी। अब आप ये सोचिए, सॉरी 2 ग्रुप है, ए और बी ग्रुप, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप मेजोरिटी वाला है, वो बी ग्रुप को क्या करता है, धीरे धीरे डोमिनेंस करना शुरू कर देता है, दबा देता है एकदम धीरे धीरे धीरे। तो क्या होगा, उनमें एलिनेशन की फीलिंग आएगी बी ग्रुप वालों में कि भाई सब कुछ क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी वाले अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्लास में जो भी जैसे भी चाहे डिसिप्लिन बना लेते हैं। तो धीरे धीरे उनमें बी ग्रुप में एलिनेशन की फीलिंग आ जाएगी, बिल्कुल आएगी ना। तो वैसा ही होता है श्रीलंका में, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे फील इग्नोरिंग नॉट बाय गवर्नमेंट, उन्होंने फील किया कि भाई गवर्नमेंट ही हमें इग्नोर नहीं कर रही है। इवन दैट उन्होंने क्या फील किया बच्चा, उन्होंने फील किया बट ऑल्सो अदर पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो भी उनको इग्नोर कर रही है, ठीक है। दैट चेंजेस शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वो चाहते थे कि भाई अब पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारा ध्यान नहीं रख रही, तो भाई क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करो। वो चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट सारा वर्क करती है, तो उसी में कर दो चेंज, ये चाहते थे वहाँ के तमिल्स। टू मेक देम, किस लिए वो क्या चाहते थे कि हमें इक्वल राइट्स मिल जाए। बिल्कुल, जब आप ये कंडीशन होती है तो दूसरा ग्रुप भी क्या चाहेगा, कोई बात नहीं मेजोरिटी में आप हैं तो थोड़ा इक्वल राइट्स दे दो, भाई बराबर करोगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे तो लड़ेंगे नहीं। जब एक का पलड़ा नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, सिचुएशन खराब हो जाती है और उनके बीच में हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो वही कंडीशन श्रीलंका में होती है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म देयर पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर देते हैं। एंड पुट फॉलोइंग डिमांड्स, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी डिमांड्स रखना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स शुरू कर दी। क्या डिमांड्स रखते हैं श्रीलंकन तमिल्स, तो तमिल्स वहां पर डिमांड रखते हैं कि भाई क्या करो, अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज ही बना दो, हमारी वाली भी। ऑब्वियस है, ऐसा ही होता है, एक ग्रुप और बी ग्रुप में अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वो एक तो पहले डिनाई क्या कहता है, इक्वल मांग करेगा, दूसरी मांग वो क्या करेगा, डिमांड क्या करते हैं कि भाई कोई बात नहीं आपकी सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज रख लीजिए, बट दूसरी लैंग्वेज भी कर दो, कौन सी, तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, वो डिमांड करते हैं। सेकंड उन्होंने क्या डिमांड की, उन्होंने डिमांड की कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, भी जैसे सिन्हला को दी थी उन्होंने प्रेफरेंस, वो वाली पॉलिसी अपनाई थी, तो उन्होंने कहा वहाँ पर हमें भी जॉब दे दो और एजुकेशन दे दो, गवर्नमेंट में जॉब दी जाए हमें भी, और एजुकेशन में भी हमें इक्वल राइट्स मिल जाए। तीसरी उनकी डिमांड क्या थी, भाई सेपरेट स्टेट ही बना दो, चलो। और सेपरेट स्टेट तमिल में क्या कहा जाता है, इलम। सेपरेट स्टेट का मीनिंग क्या होता है, इलम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलम का मीन्स क्या होता है, तो सेपरेट स्टेट, ठीक है। फॉर तमिल्स, किसके लिए बनाने की मांग की गई थी, तमिल्स के लिए। फोर्थ उन्होंने डिमांड की थी कि ऑटोनॉमी ऑफ टू तमिल्स पॉपुलेटेड प्रोविंसेस, जो भी पॉपुलेशन तमिल वाली है, जिस प्रोविंसेस में तमिल लोग रहते हैं वहां पर उन्हें क्या दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या करें, हमारा जो एरिया है वहां पर रूल करें, वहां पर किसी और की नहीं चले, उनको स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता मतलब फ्री कर दिया जाए उनके एरिया में उनको, ठीक है, उनकी ये डिमांड थी। और बट देयर डिमांड्स, हुआ क्या, डिमांड तो उन्होंने कर ली, बट सिन्हला ने उनके साथ क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, सिन्हला ने वहाँ उनकी डिमांड्स को डिनाई कर दिया, ठीक है, डिनाइड। और सिचुएशन गिव राइज टू डिस्ट्रस्ट। इससे क्या होगा, ऑब्वियस मैंने अभी बताया कि जब बी ग्रुप को आप कंटिन्यू कुचलते रहोगे किसी को भी, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उनके बीच में अविश्वास की कंडीशन पैदा हो जाती है दोनों के बीच में। और इससे क्या होता है, बहुत कम्युनिटीज, और ये कंडीशन कब आती है, 1980s का टाइम था। और सून द सिचुएशन चेंज इनटू, और वहाँ पर सिचुएशन चेंज किस में हो जाती है, सिविल वॉर में।
अब आपकी क्लास में ऐसा होता है तो आप सिविल वॉर तो करेंगे नहीं, हिंसा तो करना शुरू नहीं करेंगे, बट क्या होता है एक दूसरे से कुछ ना कुछ इग्नोरिंग या ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ के लोगों ने, सिविल्स ने ही, वहाँ की श्रीलंका के सिविल जो लोग थे उन्होंने ही क्या करना शुरू कर दिया, वॉर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गया था, डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था। ठीक है, और ये जाके ख़त्म होता है पूरे 29 ईयर्स आफ्टर दैट। कब जाके होता है कंप्लीट? 2009 में। तो मैनी पर्सन्स वर किल्ड। इसका रिजल्ट क्या होता है सिविल वॉर में? मैंने आपको यही समझाया कि भाई लोग हिंसा करते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मर जाते हैं। ठीक है, जनहानि भी होती है, ऐसा बहुत कंडीशंस बुरी हो जाती है श्रीलंका की। अब आप ये समझिए सिविल वॉर का मीनिंग क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो सिविल वॉर का मीनिंग ये होता है, पहले तो आप वर्ड से निकालिए आंसर, कॉमन सेंस वाला मीनिंग हमेशा याद रखिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली, जब आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। सिविल मतलब वहाँ की जनता, उस देश की, उस कंट्री की लोग। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिविल। और वार मतलब क्या हो गया? कोई भी युद्ध। तो सिविल वार क्या हो जाएगा? उस देश के या उन जो भी नागरिक थे वहाँ उस कंट्री के, उन लोगों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में क्या होता है? हिंसा होती है। हमेशा याद रखना, वॉर में हिंसा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? तो सिविल वॉर देखिए मीनिंग क्या है? ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप। जब दो ग्रुप के बीच में क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक ग्रुप के बीच में क्या होता है, जो कैसे ग्रुप होंगे? ऑपोजिंग ग्रुप होंगे, एक दूसरे के विरोधी ग्रुप होते हैं। उन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो विद इन ए कंट्री, याद रखना मैंने अभी कहा है कि कंट्री में होगा, ये एक कंट्री के लोगों के बीच में होगा, उनके ग्रुप्स में भी होगा। ये नहीं है कि इंडिया का ग्रुप है और श्रीलंका का ग्रुप है, उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे आप सिविल वार कह देंगे, नहीं। उसी कंट्री के दोनों ग्रुप्स होंगे या 3-4 जितने भी ग्रुप्स हैं, उन लोगों के बीच में क्या होगा? वॉर होगा, तो उसे हम सिविल वार कहेंगे। ठीक है, दैट बिकम्स सो इंटेंस, जब वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, दैट इज अपीयर लाइक ए वॉर। कैसा लगने लगे? कि बहुत ज़्यादा तीव्र होते। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाना। तो इंटेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि युद्ध छिड़ गया हो उसी की कंट्री में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिविल वॉर। तो याद रहेगा। अब है एक्मोडेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम ने, जो हमने देखा था अलग अलग रिलीजन्स थे वहाँ पर, कैसे स्टडी में देखा था ना, तो उसने अपनी इस डाइवर्सिटी को कैसे उसने एक्मोडेट किया, कैसे उसने इस चीज़ को संभाला कि भाई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, वहाँ पर वॉर नहीं हो। तो बेल्जियम ने क्या किया वो देखते हैं हम। तो बेल्जियम क्या करता है? द बेल्जियन लीडर्स, वहाँ के लीडर्स ने क्या किया? एक डिफरेंट पाथ लिया। ठीक है, उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर भी बिल्कुल हमने देखा था कि रीजनल डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। तो उनके लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कैसे एक्मोडेट किया इस डाइवर्सिटीज़ को, और जो डिफरेंसेस थे, कल्चर डिफरेंसेस थे या डाइवर्सिटीज़ थी, उनको कैसे किया उन्होंने। तो उन्होंने बिटवीन 1970 एंड 1993, वो क्या करते हैं, 1973 और 1993 के बीच में उन्होंने क्या किया? अमेंडमेंट। वो करते हैं 4 अमेंडमेंट। कहाँ? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट का मतलब समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना अमेंडमेंट होता है। तो वो 4 अमेंडमेंट करते हैं, जो भी पहले से रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे उनमें वो चेंजेस करते हैं। इसको किसके लिए? एक्मोडेट करने के लिए अपनी कंट्री को। ऑल्सो इज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट और दैट वुड बी enable to everyone to live together within the same country। उन्होंने किस लिए ये चेंजेस किए थे? तो उनका एक रीज़न था कि भाई जो कम्युनिटीज़ जितने भी उन्होंने बेल्जियम में डिफरेंसेस हमने देखे थे, फ्रेंच था, डच था, जर्मन थे, तो उनको एक्मोडेट करने के लिए उन्होंने 4 अमेंडमेंट किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि क्या हो, सब जन हार्मनी पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सके। ये था बेल्जियम का एक्मोडेशन। और फिर उन्होंने देखिए, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स बेल्जियम मॉडल। हम यहाँ देखेंगे बेल्जियम मॉडल के कुछ क्या थे? एलिमेंट्स थे। भाई क्या एलिमेंट्स थे बच्चा?
कि भाई उन्होंने क्या अपनाया अपने बेल्जियम मॉडल को, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था उनकी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर नहीं होता है। क्या है बेल्जियन मॉडल? तो देखिए बच्चा, उन्होंने फर्स्ट क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों ही किस में इक्वल होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने फर्स्ट बनाई, ठीक है। एक गवर्नमेंट कौन सी बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर क्या किया उन्होंने, फ्रेंच को भी और प्लस डच को, दोनों स्पीकर को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, इक्वल दिया है, ठीक है, इक्वल मिनिस्टर बना दिए उन दोनों के। और सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड सपोर्ट द ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और क्या किया उन्होंने, जब भी कोई स्पेशल लॉ बनाना होगा तब क्या करेंगे वहाँ के लोग, वहाँ पर उन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि भाई आप स्पेशल जब भी लॉ बनाएंगे तब वहाँ के दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप मेजोरिटी से जब उसको पास करेंगे तभी जाके वो क्या बनेगा, एक लॉ बनेगा या पॉलिसी बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। याद रखना यहाँ पे क्या था, ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजोरिटी से वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पास होना चाहिए, तभी जाके वो बनने वाला है अमेंडमेंट या चेंजेस या फिर लॉ, ठीक है ना। और दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी, मतलब कोई भी एक कम्युनिटी है ना, वो वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकती है। इतना अच्छा सिस्टम था वहाँ का बेल्जियम का, ताकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा उन्होंने किया, ठीक है। कोई भी सिंगल कम्युनिटी वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकेगी अकेले। सेकंड चीज उन्होंने क्या की कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी, उन्होंने क्या किया वहाँ पर, उन्होंने क्या किया, हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने थोड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को। टू टाइप की सेकंड गवर्नमेंट उन्होंने कौन सी बना दी है, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, पावर दे दी है, ठीक है। ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, दो रीजन्स में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना दी, ठीक है। अब थर्ड उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम किया। क्या किया उन्होंने किया, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट, मतलब वो किसी की ऑर्डिनेट नहीं होगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। दैट मीन वो अपनी मर्जी से काम कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वो सेंट्रल के अंडर नहीं आएगी, उनको सेपरेट काम दे दिया गया, उनको सेपरेट पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी are not subordinate to the central government. Brussels has a separate government in which both of the communities have equal representation. और वहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया, दोनों जो डच और फ्रेंच कम्युनिटी थी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। कहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। अब थर्ड उन्होंने क्या किया, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखिए कि भी फ्रेंच ने ऐसा कैसे एक्सेप्ट किया, भाई बेल्जियम में जो कंडीशन थी जो उन्होंने डच ने एक्सेप्ट किया, तो अब फ्रेंच ने भी क्या किया, फ्रेंच ने भी उस चीज़ को, सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्या किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। भाई अगर डच उनके, अगर वो चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच को बराबर इक्वल राइट्स नहीं देती तो फ्रेंच भी नहीं करते ऐसा काम। बट डच ने क्या किया, बेल्जियम में जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को इक्वल राइट्स दिए थे। तो यहाँ पर जो बेल्जियम की ब्रसेल्स वाली कैपिटल थी वहाँ पर फ्रेंच हमने देखा था मेजोरिटी में थे। तो उन्होंने क्या किया, कि भाई अब आप जब वहाँ पर दे रहे हो तो उन्होंने डच वाली पॉलिसी यहाँ पर अपना ली, ठीक है। तो उन्होंने डच को भी क्या कर दिया, इक्वल राइट्स दे दिए, ठीक है। ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल मैंने अभी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया था डच ने भी इक्वल राइट्स दे दिए थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था फ्रेंच वालों को। तो फ्रेंच ने भी क्या किया, बेल्जियम की जो ब्रसेल्स कैपिटल थी वहाँ पर उन्होंने भी डच को क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ऐसे वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये देखिए हमने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप गवर्नमेंट उन्होंने और बनाई। देखिए
मतलब बेल्जियम मॉडल इतना प्यारा था, बट वो ये कह सकते हो आप क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वहाँ के बेल्जियंस के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा समझना, बट वहाँ के इस मॉडल से बहुत उनको पीसफुली रहने में ईजी रहा था। तो उन्होंने थर्ड टाइप की गवर्नमेंट कौन सी बनाई, तो याद रखना कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई जाती है। और उसका क्या काम होता है, तो पहले तो उन्होंने लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि उस गवर्नमेंट में कौन से लोग होंगे, तो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि किससे बिलोंग करेंगे, अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले होंगे, लैंग्वेज से, याद रखना लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग होने वाले चाहिए। तो लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। वहाँ के स्पीकर कौन कौन से थे, तीनों याद होंगे। और नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो सारे स्पीकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, उनका कोई मैटर नहीं करता कि वो बेल्जियम के किस एरिया में रहते हैं। और दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ रिगार्डिंग, उनको जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वहाँ पर उसको क्या राइट दिए गए थे, उसको राइट्स दिए गए थे कि वो इन मामलों में कल्चर से रिलेटेड, उनके वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उनको सॉल्व कौन करेगी, उनको सॉल्व करेगी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो बेल्जियम में बनाई गई थी, उसको सॉल्व करने का, 2-3 मामलों को सॉल्व करने का, इश्यू को सॉल्व करने का क्या दिया था, पावर दिया था। ओके, तो इसीलिए वहाँ पर हमने इस पूरे बेल्जियम मॉडल से क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई पावर शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। क्यों, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल। कैसे पावरफुल बनाती है, तो बेल्जियम में हमने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ, पीसफुली लोग रहे, उन्होंने रेस्पेक्ट किया, कोई चीज़ का वो उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई सिविल वार वाली कंडीशन नहीं आई। तो इसलिए हमने क्या देखा कि शेयरिंग पावर करने से हम क्या बनते हैं, हमारी कंट्री क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, हमने समझ लिया पावर शेयरिंग बेल्जियम में की गई, पावर शेयरिंग डिजायरेबल आखिर है ही क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि भाई हम पावर शेयरिंग करें क्यों। तो देखिए बच्चा, उसके कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। भाई कोई भी चीज़ आप अपनाते हो तो आप पहला क्वेश्चन करते हो ना कि मैम ऐसा क्यों करें, तो वैसा ही यहाँ पर हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पावर शेयरिंग क्यों करें। तो देखिए क्या रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है पावर शेयरिंग इज गुड, बिल्कुल अच्छी चीज़ है पावर शेयरिंग। अगर आप अपने पास वाले क्लासमेट्स के साथ में कुछ शेयर करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी फ्रेंडशिप होती है। तो वैसा ही पावर शेयर करने से अच्छा रहता है, पीसफुली रहता है, ठीक है, बिकॉज इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इससे क्या होगा कि जो भी वहाँ पर सोशल ग्रुप्स थे वहाँ पर, तो इससे क्या होगा, पावर शेयर अगर आप लोगों के बीच में कर देते हो तो सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको भी कुछ पावर है, सामने वाले ग्रुप को भी कुछ पावर है, तो दोनों कैसे रहेंगे, हार्मनी, पीसफुली। और सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करते तो क्या कंडीशन होगी भाई, देखिए ये भी बता रहे हैं हम आपको कि भाई पावर शेयरिंग अगर नहीं की तब क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा वहाँ पर, और जिससे क्या होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो इन सब को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पावर शेयरिंग को करना चाहिए, पावर को शेयर करना चाहिए। फर्स्ट रीजन ये हो गया। अब सेकंड रीजन क्या है भाई, सेकंड रीजन डीपर रीजन है। वाई पावर शेयरिंग इज गुड, भाई क्यों है गुड, वो किसके लिए, डेमोक्रेसीज कंट्रीज के लिए सबसे बेस्ट क्यों है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है किन के लिए, डेमोक्रेसीज कंट्रीज के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोग ही वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं अपने एलएस में, आरएस में, सब में। तो ये चीज़ होती है वहाँ पर। तो ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु एम to live with the
विथ इट्स इफेक्ट्स। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ में रहेंगे, जो भी इससे इफेक्ट होते हैं वो भी प्यार से रहते हैं वहां पर। और पीपल हैव ए राइट, लोगों को क्या मिलेगा, जो भी राइट है ना, उनको कह सकते हैं जो उनका अधिकार है उसका रियल में कहाँ पर हम दे सकते हैं, पावर शेयरिंग के थ्रू। वो कंसल्ट करेंगे जिनको भी पावर का सिस्टम है। भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हमारे लोग जो होते हैं, डेमोक्रेसी का मीनिंग अगर आपको याद हो अब्राहम लिंकन की, बाय द पीपल, बाय इलेक्टेड बाय द पीपल। रूल भी किसका होगा, लोगों का होगा, लोग ही वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे अपने। और इसलिए हमारी सारी पावर डेमोक्रेसी में किसके पास होती है, लोगों के पास, उस देश की जनता के पास। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग अगर आप करोगे अलग अलग ग्रुप के बीच में, तो वहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेसी कंट्री जो है कहते हैं कि उनके लिए फ्रूटफुल होगा पावर शेयरिंग करना। क्यों, क्योंकि वहाँ से डेमोक्रेसी की जो स्प्रीड है वो धीरे धीरे क्या होगी, फुलफिल होगी। अब है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो पावर हमें समझना है कि कितने टाइप की पावर शेयरिंग होती है। तो फर्स्ट देखिए आप, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिनमें से हम कुछ फॉर्म्स आपके 10th क्लास में दिए गए हैं। तो समझिए क्या है। फर्स्ट चीज है कि जब पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जब पावर शेयरिंग किसके बीच में की जा रही है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो पावर शेयरिंग की जाती है, इस पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, पहले तो याद रखना, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस पार्टीशन को क्या कहेंगे, इस पावर शेयरिंग को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट इनका कह सकते हैं काम होता है, अलग अलग काम होता है, बट इनका लेवल कैसा होता है, इक्वल होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, तीनों जो हैं ऑर्गन्स, आपका लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ, तीनों एक ही लेवल पर होते हैं, बट काम इनको क्या दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट काम दिया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सेकेंड टाइप ऑफ होता है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल। वहां हमने ऊपर वाले में क्या देखा है, सेम लेवल होगा, ऑर्गन्स सारे एक ही लेवल पर काम करेंगे, तीनों जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट्स के। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बच्चा, डिफरेंट लेवल में पावर शेयरिंग जब की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या कहेंगे, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह होता है कि भाई पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल गवर्नमेंट को देती है। तो ऐसे अलग अलग लेवल पर क्या किया जा रहा है यहाँ पर, पावर शेयरिंग। और हॉरिजॉन्टल के लिए आप हमेशा याद रखिए कि बच्चा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनती है, आप सभी को पता होगा, इक्वल ऐसे बनती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है आपका पावर शेयरिंग। इक्वल लेवल दिख रहे हैं ना यहाँ पर लेवल कैसा होगा, इक्वल होगा। वही वर्टिकल लाइन कैसे बनती है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल क्या होंगे, ऊपर से नीचे आएगा कुछ ना कुछ, या फिर नीचे से ऊपर जाएगी पावर। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल पावर डिफरेंसेस हो गया, सॉरी पावर शेयरिंग हो गया। अब थर्ड काइंड ऑफ कैसा होता है, तो पावर शेयरिंग जब अमंग किसके बीच में की जाएगी, सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड टाइप की पावर शेयरिंग। जैसे कि आपने अभी देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ बनाई गई थी, बेल्जियम में। वो किसका टाइप हो जाएगा आपका, सोशल ग्रुप्स का, थर्ड टाइप गवर्नमेंट। और पावर शेयरिंग अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। हमने ये देखा कि भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे कि आप देखिए हमारे इंडिया में क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है या बसपा है, या अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या किया गया है, पावर शेयरिंग की जाती है। और दो ग्रुप मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। और प्लस हमारे क्या प्रेशर ग्रुप के भी बीच में, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में भी पावर शेयरिंग दी जाती है। ये हमारे किसके टाइप हो गए, ये हमारे पावर शेयरिंग के टाइप्स हो गए। अब आप देखिए क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर
ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर। हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कुछ तो बिना फेवर के हैं, बट हमें बताना है कि कौन सा पावर शेयरिंग के फेवर की बात करता है, उसको बताना है। ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर कॉर्ड। ठीक है, इसमें जो भी फेवर वाला सेंटेंस है उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट देखिए, क्या पावर शेयरिंग से रिड्यूस होता है कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। बिल्कुल होता है, बेल्जियम में हमने देखा था, उन्होंने क्या किया था, पावर शेयर करके अपनी जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज थी उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको इन्होंने क्या किया, उनको रिड्यूस किया था। तो ये पहला आंसर फेवर वाला हो गया। सेकेंड हम देखिए, पावर शेयरिंग डिक्रीज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ जो आर्बिट्रेरीनेस है, मनमानी जो होती है उसको क्या ये रोकती है? बिल्कुल रोकती है, तो ये भी सही है। कम करती है कि नहीं करती पावर शेयरिंग? बिल्कुल। अगर आप पावर शेयर ही नहीं करोगे, एक कोई राजा बना दोगे, जो पुराने टाइम में होता था वो क्या करता था, अपनी मनमानी चलाता था। बट आजकल क्या है, डेमोक्रेसी है, सभी ग्रुप को थोड़ी थोड़ी पावर दी गई है, तो फिर क्या होता है, बिल्कुल भी किसी की मनमानी नहीं चलती है, तो ये भी सही है। अब थर्ड चीज दी गई है, पावर शेयरिंग डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नहीं, ये फेवर की बात नहीं है। कोई के भाई आप इसकी कहोगे कि इसकी वजह से मेरा डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है डिले हो रहा है, तो आप उसको क्या मानोगे, उसका फेवर वाला या अनफेयर वाला? तो ये फेवर में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। ए बी अभी तक है आंसर। ठीक है, अब क्या है, डी हमें क्या मिला, पावर शेयरिंग एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज। बिल्कुल, हमने अभी देखा बेल्जियम में क्या किया गया था, अपनी जो डाइवर्सिटीज थी उसको इसने क्या किया, पावर शेयरिंग के थ्रू एकोमोडेट किया था कि नहीं किया था। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा डी सेलेक्ट हो गया। पीछे ए बी सेलेक्ट कर रखे थे हमने। ई हमें दिया गया, पावर शेयरिंग इंक्रीज इनस्टेबिलिटी एंड डिवाइसिवनेस। क्या पावर शेयरिंग की वजह से इनस्टेबिलिटी होती है? नहीं, उससे तो स्टेबिलिटी आती है। हमने देखा था उसकी फेवर वाली पावर, भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, उसमें हमने देखा था ना कि उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन कट हो जाता है। ठीक है, अब एफ दिया गया है, पावर शेयरिंग प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। बिल्कुल, इससे क्या होता है, लोग पावर शेयरिंग से हमने देखा था ना, डेमोक्रेसी के लिए क्या थी, स्प्रेड थी, तो इससे लोग, वहाँ के लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी फेवर वाली बात हो गई, सही है। और पावर शेयरिंग अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ ए कंट्री। क्या आपकी यूनिटी को कमजोर करती है पावर शेयरिंग? तो ये बिल्कुल नहीं होता, इससे तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। तो आंसर देखिए, ए बी डी एफ। तो किसमें है ए बी डी एफ? फर्स्ट वाले में मिल गया बच्चा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है, टेबल के फॉर्म में मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। और पावर जब शेयर की जाती है किसके बीच में, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल को, डिफरेंट लेवल्स में, तो इसे क्या कहेंगे, तो मैच करिए, तो फेडरल सिस्टम कहा जाता है, इसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और जब थर्ड क्वेश्चन क्या है, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। और पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, जब 2 और 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर चेक करते हैं, हमारा ए का आंसर क्या है, ए में बी हो जाएगा और बी का हमने देखा डी। तो अब चेक करते हैं आंसर, ए का देखिए, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन पे बेस्ड है, जिसमें एक असर्शन मिलेगा हमें। तो क्या मिला है असर्शन हमें, कि भाई मिला है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। बेल्जियम में रिच थी कि पावरफुल थी, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, तो इस पे हम राइट का मार्क लगा लेते हैं। अब रीजन में हमें क्या मिला, कि बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर्ड दिस कम्युनिटी। क्या बेल्जियम गवर्नमेंट इसका फेवर करती थी? नहीं करती थी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कट। तो ये ट्रू, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स, मतलब एक तो सही है एक रॉन्ग है, तो ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें,
तो ये मिला है कि भाई ए इज ट्रू और सी आंसर हमारा हो जाएगा। चेक करिए, ये सी आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या मिला है? सेकंड हमें मिला है इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम। क्या हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम अपनाया गया है? बिल्कुल अपनाया गया है। तो ये भी हमारा असर्शन क्या होता है? राइट। ठीक है, अब रीजन क्या मिला है? रीजन हमें मिला है पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो क्या पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में? ये भी सही है, तो दोनों ट्रूथ हो गए। यहाँ तक तो हम समझ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्या हमारा जो रीजन मिला है वो असर्शन का करेक्ट आंसर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है? बिकॉज लगा के चेक कर लो। ठीक है, बिकॉज लगाइए आप। तो ये देखिए बिल्कुल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आंसर इज कि भाई दो ट्रू है, सॉरी आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो आंसर क्या होगा हमारा? बी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला? असर्शन हमें मिला है पावर शेयरिंग इज बेनिफिशियल। क्या पावर शेयरिंग बेनिफिशियल होती है? बिल्कुल होती है। हमने बेल्जियम के थ्रू देखा था कि उन्होंने कैसे अपनी जो भी डाइवर्सिटी थी उसको एकोमोडेट किया था। तो सेकंड हमें मिला है पावर शेयरिंग लीड द एथिकल, जो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है उनको लीड करती है? नहीं करती, वो तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। तो ये केवल ए ट्रू है, मतलब असर्शन हमारा ट्रू है, वो वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर दिया गया है? तो ये हमारा दिया जाता है ए इज ट्रू और इज फॉल्स, आंसर हो जाएगा सी। यस, कीप स्टडिंग। आई थिंक आपको पावर शेयरिंग पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दक्षांश एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।